वालेकुमुस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोग खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज कुछ दो लोग शायद से, एक या दो, दो लोग नए जुड़े हैं। अरे एक चालू है, अरे चालू है तो क्यों आते तुम तो? जी, तो ये दो लोग, एक मिनट, कौन कौन है दो लोग? एक तो, अच्छा, दोनों ख़वातीन हज़रात हैं ना, एक तो रानी हफीज़ है और एक मुज़ना खान। आप ही दोनों हैं ना शायद? जी जी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ठीक है, अभी मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर आप लोग से, बाकी लोग से तो मैं पूछ लिया क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया और कितना समझ में आया। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। और ठीक है, चलिए, तो 2 दिन हो गया है, ये तीसरा दिन है आज का। और एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए आप लोग। जी, तो आप लोग का जो छूट गया है, तो ये असल में जो 2 दिन हुआ इसकी वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन जो दूसरी क्लासेस जो मेरी 1 अप्रैल को शुरू हुई थी उसकी वीडियो रिकॉर्ड है, तो अगर आपको टाइम मिले जब भी देखिए, मैं दो, एक तो मेरा चैनल है, आप देर से जुड़े हैं क्या इम्तियाज़? पहले आप अभी जुड़े हैं 4 अप्रैल से या 27 अप्रैल से जुड़े आप? नहीं सर, मैं पहले से जुड़ा था, लेकिन अभी दोनों से शादी में था, तो अभी जो तो 27 से देखिए, मेरी एक क्लास चलती है, 1 अप्रैल से चल रही है, वो टाइम है 7 से 8। तो वो वाली जो वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, वो अपलोड करता हूँ मुफ्ती रियाजुर रहमान शेख के नाम से एक चैनल है उसके ऊपर, ठीक है। और एक जो अभी क्लास चल रही है 9 से 10, वो वीडियो अपलोड करता हूँ इंग्लिश बूस्टर एकेडमी, उसके ऊपर। तो मैंने आपको दोनों चैनल के लिंक भेज देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये आपको भेजूंगा मैं जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। चलिए, बाकी सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखें भाई, सिर्फ मेरा कैमरा ऑन है। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखें, फैज़ान पटेल, अबुल कासिम, मोहम्मद अक़दस, वलीउल्लाह, इम्तियाज़, सब लोग हमेशा ऑन रखें कैमरा। जी। अच्छा जी, कोई ऐसा है जिनको किताब नहीं मिली है? कोई ऐसे शख्स हैं जिनको किताब नहीं मिली है? क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं, तो जो मैंने पहले भेज दिया ग्रुप में वो एक्सेसिबल नहीं होता उनके पास। तो बाकी जो लोग नए जुड़ते हैं उनको मैं अलग से भेज देता हूँ, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं कभी कभी गलती से। तो अगर कोई ऐसा है जिनको अभी तक बुक नहीं मिली तो बता दे, तो वो पीडीएफ कोई भी किसी साथी से भी आप ले सकते हैं और मेरे को बोले तो मैं भी आपको दोबारा भेज दूँगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हो गया था ना। देखिए, अल्लाह मेड द फूड आई ईट, अल्लाह ने खाना बनाया जो मैं खाता हूँ। तो ईट, EAT, ईट, ये एक वर्ब है, ठीक है। ईट माने खाना खाना, और सेकंड फॉर्म आता है एट, और थर्ड फॉर्म आता है ईटन। ईट, एट, ईटन, खाना खाना। फूड माने खाना, ये नाउन है, और ईट माने खाना खाना, ये खाना खाने का जो अमल है, वर्ब, अमल, खाना खा, ये जो मैं खा रहा हूँ, तो इसके लिए ईट आएगा। और जो फूड, जो खाना रखा हुआ होता है, जो नाउन होता है। तो अल्लाह ने खाना बनाया जो मैं खाता हूँ। अभी ये मेड इससे पहले भी बहुत आ चुका है ना? ये नहीं पढ़ा है ना, नया सबक है ना ये। हम्म।
तो जी ये जी। जो तो ये जो मेड है ये मेक का सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में आपको पता चल जाएगा। जब ये बहस शुरू होगी तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है। बस अभी इतना याद रखें कि जो मेड है, ये जो मेक का कहाँ गया, इसमें मेक देखिए, ये मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोग को, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को, स्क्रीन शेयर कर रखा है हाँ। तो ये जो कर्सर दिख रहा है मेक, ये वाला फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका सेकंड फॉर्म है मेड। तो इसका मतलब बनाना और इसका मतलब बनाया, यानी माजी में, पास्ट में। सो अल्लाह मेड द एप्पल, अल्लाह ने सेब बनाया। अल्लाह मेड द ऑरेंज, अल्लाह ने संतरे बनाए। अल्लाह मेड द बनाना, अल्लाह ने केले बनाया। ही मेड ग्रेप्स, ग्रेप्स माने अंगूर, तो उसने अंगूर बनाए। ही मेड द मेलन, उसने खरबूजा बनाया। ही मेड ऑल द फ्रूट्स, उसने तमाम के तमाम फल बनाए। ही मेड ऑल द वेजिटेबल्स, उसने तमाम के तमाम सब्जियां बनाई। ही मेड द मिल्क आई ड्रिंक, उसने दूध बनाया जो मैं पीता हूँ। तो ड्रिंक ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। ही मेड द मिल्क आई ड्रिंक, उसने दूध बनाया जो मैं पीता हूँ। ही मेड द वाटर आई ड्रिंक एवरी टाइम, उसने पानी बनाया जो मैं, आई ड्रिंक एवरी टाइम, जो मैं हर वक्त पीता हूँ। ही गेव मी हैंड्स टू वर्क एंड ईट विथ, उसने मुझे गेव, तो ये गेव जो है ना, ये भी सेकंड फॉर्म है गिव का। इसकी फर्स्ट फॉर्म आती है गिव, जो कभी आएगी तो मैं बताऊंगा। उसका मतलब होता है देना, और गेव मतलब दिया, यानी माजी में, पास्ट में। ही गेव मी, उसने मुझे दिया हैंड्स, यानी दोनों हाथ जमा है ये, टू वर्क, काम करने के लिए, एंड ईट विथ, और खाना खाने के लिए, यानी उसके साथ खाना खाने के लिए, यानी हाथों के साथ, तो इसलिए विथ यहाँ पे आया। अल्लाह इज़ वेरी ग्रेट, अल्लाह बहुत अजीम है। कैन यू मेक एनी ऑफ दीज थिंग्स, क्या आप इनमें से कोई भी चीज़ बना सकते हैं? ठीक है, कैन यू मेक एनी ऑफ दीज थिंग्स, क्या आप इनमें से कोई भी चीज़ बना सकते हैं? नो, नहीं। आई रिमेंबर अल्लाह बिफोर ईटिंग, रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आता है रिमेंबर्ड। तो फिलहाल आप फर्स्ट फॉर्म में याद रखें कि रिमेंबर मतलब याद करना। अच्छा, तो अच्छा, 2 लोग नए भी हैं ना, तो उनको बता दूं, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना आप लोग लिखा करें सारे लोग। तो एक अलग से एक बुक है, जैसे ये वाली बुक, जो ये, 1 मिनट और दिखा देता हूँ आपको, कहाँ है वो बुक? मैंने पहले लिख के याद किया सर। आपने पहले लिख के याद के लिए बहुत अच्छा। देखिए आप लोग खुद से मेहनत करेंगे ना तभी होगा, तो आप लोग को खुद से मेहनत करनी है। ये देखिए वो बुक मेरे को मिल नहीं रही, कहाँ गई? इंग्लिश सर ये वीडियो अपलोड नहीं हो रही है अभी? हाँ हाँ, वीडियो अपलोड जो है वो, असल में ये 1 हफ्ता तो वही नॉर्मल है ना, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचा मंडे से अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वैसे आज वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा था ये पूरा हफ्ता हो जाए उसके बाद करूँगा, क्योंकि 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है उस पर, तो डायरेक्ट छठे दिन से यानी मंडे से। अच्छा, वो बुक का PDF मुझे मिलने लगा। गैरिल मकलूब अलैहिम वलद्दालिन, तो समझना, अगर अपलोड कर दे तो देख लेते हैं। अरे वो तो पढ़ाया नहीं मैंने, वो तो मैंने पढ़ाया नहीं, हाँ वो छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया, असल में इससे पहले वाला, अगर आप लोग बोले तो पढ़ा दूँ मैं, लेकिन इससे पहले वाला जो ग्रुप था, तो उससे मुझे तजर्बा हुआ कि वो बहुत मुश्किल लगता है बच्चे लोग को, क्योंकि वो कुरान का ट्रांसलेशन है ना वो, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक PDF, तो आप लोग क्या करें, जो नए लोग हैं उनको बता दो, जैसे रिमेंबर है ये, अब मैंने इसका तर्जुमा क्या बताया, रिमेंबर मतलब याद करना। तो अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बोलूँ रिमेंबर लिखो, तो आप लिखोगे REMEMBER, इंग्लिश में लिखोगे, फिर उसका तर्जुमा लिखोगे, टाइम ज़्यादा जाता है। तो आप लोग क्या किया करें, जो भी आप लोग पढ़ने से पहले एक बार बुक देख लिया करें, आगे वाला जो पढ़ रहा है उसको पहले देख लिया करें, और देखने के बाद क्या करें, उर्दू के लिए जगह छोड़ दे, और जैसे मैं बोलूँ फटाक से लिख ले, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, टाइम को ज़्यादा सीख सकते हैं। समझ गए आप लोग? एक बात, और दूसरी बात, आगे का देख के आए और याद करके आए, और तीसरी बात, हमेशा पेन और नोटबुक अपने साथ रखें, यानी नोटबुक खोल के और पेन उसके ऊपर रखे रहें। इस भरोसे कभी ना रहें कि अच्छा मुझे तो ये याद रहने वाला है, कभी याद रहेगा नहीं। 1 घंटे में हज़ारों चीज़ आएगी और सब भूल जाएंगे दूसरे दिन, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, लिखा करें जो भी नए वर्ड है। तो रिमेंबर मतलब याद करना। आई रिमेंबर अल्लाह बिफोर ईटिंग, मैं अल्लाह को याद करता हूँ खाना खाने से पहले। ईट, तो ये जो ऊपर आया था ईट, उसी में ING लग गया है। बिफोर मतलब पहले। आई रिमेंबर अल्लाह, मैं अल्लाह को याद करता हूँ। बिफोर मतलब पहले, ईटिंग मतलब खाना खाना, तो मैं अल्लाह को याद करता हूँ खाना खाने से पहले। आई थैंक अल्लाह आफ्टर ईटिंग, थैंक माने शुक्र अदा करना, है ना। तो आई थैंक अल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद।
आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। आप लोग से पढ़वाऊँगा मैं आज, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ नए लोग भी हैं तो थोड़ा उनको समझ में आए, क्योंकि टीचर पढ़े थे तो ज़्यादा समझ में आता है। और अगली बार कल तो क्या है, जुमेरात जुम्मा है, तो आप लोग इंग्लिश स्पोकन रहेगा, फिर मंडे के दिन से बुक रहेगी। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग, मैं अपने हाथों को धोता हूँ। वॉश, वॉश माने धोना, तो आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले मैं अपने हाथों को धोता हूँ। आई क्लीन माई हैंड्स आफ्टर ईटिंग, मैं साफ़ करता हूँ अपने हाथों को खाना खाने के बाद। तो देखो असल में वॉश माने धोना, पानी से धोना, क्लीन मतलब गंदा होने के बाद साफ़ करना। तो ये असल में आपको दो वर्ड सिखाना चाहते हैं, वॉश एंड क्लीन, ठीक है। आई से बिस्मिल्लाह बिफोर ईटिंग, मैं बिस्मिल्लाह कहता हूँ खाना खाने से पहले। आई से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। अब ये क्या, ड्रॉ अ कलर्ड लाइन टू फिनिश दीज सेंटेंसेस। ड्रॉ माने खींचना होता है, ये जो ड्रॉ है, ड्रॉ माने खींचना, इसी से ड्राइंग आता है। ड्राइंग भी खींच खींच कर बनाते हैं, और ये ड्रॉ बहुत सारी चीज़ के लिए आता है। ड्रॉ अटेंशन यानी तवज्जो खींचना, अटेंशन मैंने तवज्जो। आप स्टेशन पे सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, सुना है ना, स्टेशन पे बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो अटेंशन माने तवज्जो, तो ड्रॉ अटेंशन, तवज्जो खींचना। तो ड्रॉ और भी बहुत सारी चीज़ के लिए, यानी खींचने के लिए, तवज्जो खींचना, ये खींचना, ड्रॉ ड्रॉ अ लाइन, लाइन खींचना, है ना, तो ऐसा यूज़ है। तो यहाँ पे ड्रॉ माने खींचना। तो ड्रॉ अ कलर्ड, कलर्ड जो है ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, यानी रंगीन लाइन खींचो, टू फिनिश मुकम्मल करने के लिए, दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को, इन जुमलों को। अल्लाह इज़, अब अल्लाह इज़ के साथ क्या आएगा, तो ये पहला वाला आएगा तीसरे के साथ, द ग्रेटेस्ट। आई से बिस्मिल्लाह बिफोर ईटिंग, आई से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर। ये सब आपको देख के आना है, सब कुछ आपको देख के आना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ सुनूंगा, आप लोग पढ़ेंगे। अल्लाह गेव मी हैंड्स टू ईट विथ, अल्लाह ने मुझे हाथ दिया खाना खाने के लिए। कलर एंड लर्न, तो कलर मतलब कलर करना। सर उसमें एक लफ्ज है, अल्लाह गिव मी हैंड्स टू ईट विथ, विथ यहाँ साथ क्यों आया? क्या कह रहे हैं? जैसे अल्लाह गिव मी हैंड टू ईट विथ, ईट के बाद विथ जो है वो, इसका तर्जुमा क्या उठाएंगे? विथ मतलब साथ, हाथों के साथ खाना हाँ साथ, साथ हाथों के साथ खाना खाने के लिए, मतलब हाथों से खाना खाने के लिए, समझे? कलर एंड लर्न, तो कलर मतलब ये वर्ब है यहाँ पे, कलर का मतलब कलर करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपके जो ग्रामर की बुक है उसमें आएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। कलर एंड लर्न, लर्न मतलब सीखो, तो कलर करो और सीखो। तो ये बच्चे लोग के लिए, आप लोग के लिए नहीं है। और कलर शायद मैंने बताया इससे पहले, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का थोड़ा सा फ़र्क है। COLOUR, दो तरह की इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कभी तो स्पेलिंग का होता है, कभी तर्जमे का होता है, कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का होता है। अच्छा, जो लोग नए ना, जो पहले आज दो लोग आए, अगर आप लोग को समझ में आए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो ये मैं समझा, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं, थोड़ा 10 दिन 5 दिन आपको देना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ ईजी लगेगा। अभी जो मेरी 1 अप्रैल को जो क्लास शुरू हुई थी, अब उनको इतना आसान लगता है हर चीज़, वो खुद से पढ़ते हैं, मैं सिर्फ खड़े मतलब क्लास में बैठता हूँ मैं बस, वो सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ तर्जमा करते हैं, सब कुछ वो करते हैं, और इससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। कलरफुल एंड लर्न, कलर करो और सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अभी खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, बैठ के पढ़ा रहे हैं? मैं असल में खड़े होकर पढ़ाता हूँ, मैं चाहूँ तो बैठ के पढ़ा सकता हूँ, यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं, लेकिन मेरी आदत भी खड़े होकर पढ़ाने में, और खड़े होकर पढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा आदमी अटेंटिव और ज़्यादा मुतवज्जे रहता है ना, और ज़्यादा चुस्त रहता है, इसलिए खड़े होकर पढ़ाना मैं प्रीफर करता हूँ। और स्कूल में भी खड़े होकर ही पढ़ाता हूँ मैं, तो आदत भी बनी हुई है, और बैठने से ज़्यादा मुझे खड़े होना पसंद है पढ़ाने के टाइम। तो ये 5वां सबक देखिए, अल्लाह मेड द फर्स्ट मैन। चलिए ठीक लग रहा है ना आप लोग को, चलिए आगे चलते। अल्लाह मेड द फर्स्ट मैन, अल्लाह ने पहला आदमी बनाया। अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, तो क्रिएट जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी माजी, अल्लाह ने बनाया, है ना। तो अल्लाह ने असल में क्रिएट मतलब पैदा करना, मेक माने कोई भी चीज़ बनाना आ सकता है ना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, यहाँ तक कि बेवकूफ़ बनाने के लिए भी मेकिंग फूल आता है ना। लेकिन क्रिएट माने ख़ास तौर पर पैदा करना किसी चीज़ को वजूद में लाना। अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, अल्लाह इसी से क्रिएटर यानी पैदा करने वाला, खालिक जो पहले पेज पे आया था। अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, अल्लाह ने पहला आदमी बनाया। अच्छा, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हो सकता है मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग देख भी सकते हैं। ही गेव हिम अ बॉडी,
उसने उसे एक जिस्म दिया, यानी किसने किसे? अल्लाह ने पहले आदमी को यानी आदम अलैहिस्सलाम को एक बॉडी, एक जिस्म दिया। गिव माने दिया, हिम मतलब उसे। देखो ये हिम आदमी के लिए आ रहा है और नीचे ये देखिए कर्सर आया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन पे हर, यानी हर औरत के लिए आता है। तो ही गेव हिम अ बॉडी, उसने उसे एक जिस्म दिया। ही गेव हिम लाइफ, उसने उसे ज़िंदगी दी। हिज नेम वॉज एडम। एडम इंग्लिश में बोलते हैं, आदम भी आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, लोग बोलते हैं आदम, आदम भी बोल देते हैं इंग्लिश में, लेकिन एक्चुअल में ये क्या पढ़ा जाएगा? एक्चुअल आपको सही पता होना चाहिए, जो अक्सर में पढ़ा जाता है वो ये है एडम। और ये बहुत सारी जगह होता है ऐसा इंग्लिश में, जो अरबिक नाम होते हैं, जब क्रिश्चियन ईसाई लोग अपना नाम रखते हैं तो उसको बदल देते हैं। जैसे मूसा को मूजेज, ईसा को जीजेज, है ना, याकूब को जैकब, जैकब, है ना, इसी तरह और बहुत सारे वर्ड्स है ना। तो अपने उसको इंग्लिशिफाई कर देते हैं, यानी उसको इंग्लिश वर्जन में बना देते हैं। इसको चुप करो बच्चे को, ठीक है। अल्लाह मेड द फर्स्ट वुमन, अल्लाह मेड द फर्स्ट वुमन, अल्लाह ने पहली औरत बनाई। तो इसका तलफ़ुज़ ध्यान से देखिए, ये है वुमन। अच्छा ये जो है ना मैन, ये मैन है और इसकी जमा मेन आती है, मेन, यानी इसमें ऐसे नहीं लगेगा। चलिए वो आएगा तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। मैन माने एक आदमी, और बहुत सारे आदमी के लिए मेंस नहीं आएगा, बहुत सारे आदमी के लिए क्या आएगा? मैन, MEN आ जाएगा। इसी तरह ये वुमन माने एक औरत, और बहुत सारी औरतों के लिए वीमेन, तो इसके लिए भी वीमेंस नहीं आएगा। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, तो आपको ध्यान देना ये है वुमन, ये क्या है? वुमन। और जो बहुत सारी औरतें होंगी उसके लिए क्या आएगा? वीमेन। ही गेव हर अ बॉडी, उसने उसे एक जिस्म दिया, यानी अल्लाह ने उसको, यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को एक जिस्म दिया। ही गेव हर लाइफ, उसने उसे ज़िंदगी दी। शी इज़ कॉल्ड हव्वा अलैहिस्सलाम, उसे उन्हें कहा जाता है हव्वा अलैहिस्सलाम, उन्हें। शी इज़ कॉल्ड, ये असल में पैसिव वॉइस है, यानी फ़ेल मजहूल, तो उन्हें हव्वा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अल्लाह पुट आदम एंड हव्वा इन अ गार्डन, अल्लाह ने पुट माने रखना, तो ये एक वर्ब है, आप इसे याद रखना, पुट माने रखना, ठीक है। अल्लाह ने रखा आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को एक बागीचे में। दे आर आवर फर्स्ट पेरेंट्स, दे आर आवर फर्स्ट पेरेंट्स, तो ये मतलब जो आर है इसका मतलब है, और ये जो अवर है इसका मतलब है हमारा या हमारे, पहले पेरेंट्स माने माँ बाप। दे आर आवर फर्स्ट पेरेंट्स, वो हमारे पहले माँ बाप हैं। ऑल द पीपल ऑन द अर्थ केम फ्रॉम देम, ऑल द पीपल, तमाम के तमाम लोग, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, केम आए, फ्रॉम से, देम उनसे, देम उन, यानी फ्रॉम देम उनसे। ऑल द पीपल ऑन द अर्थ केम फ्रॉम देम, तमाम के तमाम लोग ज़मीन पर उनसे आए, ठीक है। अभी उसी की मज़ीद तशरीह है। ऑल द वाइट पीपल, ऑल द क्या हो खा लो, ऑल द वाइट पीपल, ऑल द ब्लैक पीपल, ऑल द स्ट्रॉन्ग पीपल, ऑल द वीक पीपल, ऑल द रिच पीपल, ऑल द पुअर पीपल। तो ये जो क्या है? वाइट है, ब्लैक है, स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। ये क्या है? वीक, वीक माने कमज़ोर। और एक ये जो स्पेलिंग इसका ध्यान देखिए, ये क्या है? WEAK, वीक, वीक माने कमज़ोर। और एक आता है WEEK, वो वीक माने क्या होता है? हफ्ता। हाँ, हफ्ता। तो वो तलफ़ुज़ दोनों का सेम है, प्रोनंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। ऑल द वीक पीपल, ऑल द रिच पीपल, ऑल द पुअर पीपल। पुअर माने गरीब, और पुअर माने बेचारा भी होता है। एक मुहावरा इससे पहले मैंने आपको बताया था, अ पुअर वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, बताया कि आपको नहीं बताया? ये बताइए, नहीं है ना? तो चलिए देखिए इंग्लिश में क्या होता है, कुछ मुहावरे भी होते हैं। तो क्या होता है, कुछ मुहावरे होते हैं। तो मुहावरे का तर्जमा जो होता है ना, उसका तर्जमा एग्जैक्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि अमेरिकन लोग या ब्रिटिश लोग या जिस मुल्क में वो ज़बान बोली जाती है, वो लोग कैसे उस सेंस को, उस एहसास को अदा करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब इसका मतलब देखिए, अब इसकी इंग्लिश ऐसी नहीं होगी, नॉट नोइंग द डांस मीन्स द कोर्टयार्ड इज टिल्टेड, है ना, डांस नहीं आता इसका मतलब आंगन टेढ़ा है, ये इंग्लिश इसकी नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा? एक आदमी को जब डांस करने नहीं आता, नाचने नहीं आता है, तो वो आंगन को कहता है कि वो टेढ़ा है। इसी तरह एक आदमी को लिखने नहीं आता तो बोलता कलम ख़राब है, बोलने नहीं आता तो माइक ख़राब है ना, कोई तो यानी औज़ार पर इल्ज़ाम लगाता है।
अगर काम उसको नहीं आता है तो वो औजार, इंस्ट्रूमेंट, चीज़ों पर इल्ज़ाम लगा देता है कि ये चीज़ ही ख़राब है ना। बाइक चलाने नहीं आती गाड़ी तो बाइक ही ख़राब है, कार चलाने नहीं आती तो कार में प्रॉब्लम है। तो ये इंसान की आदत होती है। तो इस तरह के सेंस को, एहसास को देखो कैसा अदा करते हैं। मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ आप लोग। तो इसी तरह अगर आप 40-50 मुहावरे भी अगर पूरे 3 महीने में याद कर ले तो बहुत है। और ये अच्छा, ये जो इंग्लिश स्पोकन मटेरियल है 3 महीने का, उसमें आखिर में 50 है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना आपको एक एक दे देता हूँ। रोज़ाना नहीं, जैसे आज याद आए पुअर के ऊपर तो ये आपको दे देता हूँ। ये देखिए आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। अ पुअर वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। ये देखिए क्या है, अ पुअर वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। ये इसकी इंग्लिश क्या है, ये किसकी इंग्लिश है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पुअर का मतलब यहाँ पर क्या है? पुअर के बहुत सारे माने होते हैं, जैसे सबसे मशहूर तो गरीब है, और दूसरा मतलब है बेचारा आदमी को भी पुअर बोलते हैं, बेचारा है ना, जिसके ऊपर तरस आए। और दूसरा अनस्किल आदमी, यानी एक होता है स्किल, कोई चीज़ सीखने का हुनर, कोई हुनर, तो एक होता है स्किलफुल यानी जिसको हुनर आता है, और अनस्किल जिसको कोई हुनर नहीं आता है। तो अ पुअर वर्कमैन, एक अनस्किल वर्कमैन यानी काम करने वाला आदमी, ब्लेम माने इल्ज़ाम लगाना, हीज माने अपने, टूल मतलब औजार। तो एक अनस्किल काम करने वाला आदमी अपने औजार पर इल्ज़ाम लगाते, ये किसका मतलब हुआ? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं, मुझे भी जितने कि थोड़े बहुत याद होंगे ना, तो थोड़े बहुत से काम चल जाता है। आपको इतना भी याद हो तो 40-50 भी मुहावरे याद हो गए तो बहुत है, ठीक है। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, दूर के ढोल सुहाने, है ना, डिस्टेंट ड्रम साउंड स्वीट, ये दूर के ढोल सुहाने। और क्या है, और इस तरह खूबसूरती तो आंखों में होती है, देखने वाले पर होती है। अ ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे, आज के लिए फ़िलहाल एक रहने दें। चलिए, ऑल द पुअर पीपल, बट ऑल द पीपल आर नॉट द सेम। लेकिन तमाम के तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं। सम बिलीव, ये बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए आप लोग। बिलीव माने ये, अच्छा ये बिलीव माने असल में, चलिए आपको बता देता हूँ, ये असल में बिलीव के बाद इन आया है ना। बिलीव के बाद क्या आया? इन। तो बिलीव के बाद इन अगर आए ना तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा यकीन करना, और बिलीव के बाद अगर इन नहीं आए तो हल्का फुल्का यकीन करना। जैसे अगर आपको कहना है कि भाई मुझे आपके ऊपर यकीन है, आई बिलीव यू, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा आई बिलीव इन यू, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं एक सिंपल क्या कहूँगा? आई बिलीव यू, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करने की बात है, तो ईमान लाना, एतक़ाद करना, वैसा वाला, तो यहाँ पे इन आएगा, यानी बहुत गहरा। यानी इनका मतलब ये लगा के ये बताना चाह रहा है कि बहुत गहरा यकीन। तो सम बिलीव इन अल्लाह, यानी सब कुछ लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो बहुत छोटा वर्ड है। ईमान लाते हैं, ईमान थोड़ा बड़ा वर्ड है ना, तो इसी तरह इंग्लिश में भी बड़े के लिए इन लगाना पड़ा यहाँ पे। तो सम बिलीव इन अल्लाह, कुछ लोग अल्लाह पर यकीन, ईमान लाते हैं। एंड ऑल हिज मैसेंजर्स, और उसके तमाम पैगंबरों पर। मैसेंजर, मैसेज माने पैगाम, मैसेंजर यानी पैगाम भेजने वाला, तो रसूल, पैगाम भेजने वाले को रसूल कहते हैं। और रसूल भी जो है वो अरसला से ही है, किससे बना है? अरसला से बना है, तो उसका भी पैगाम भेजना है। या रसूलू से बना है, किससे बना है? उलमा हज़रात बताए। सम बिलीव इन अल्लाह एंड ऑल हिज मैसेंजर्स, जी किससे बना है? अरसला से बना। चलिए ठीक है। तो कुछ लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके पैगंबरों पर, दे आर मुस्लिम्स, उन्हें वो मुसलमान होते हैं। सम डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, कुछ लोग अल्लाह पर यकीन नहीं लाते हैं, हिज मैसेंजर, उसके पैगंबरों पर, दे आर नॉन मुस्लिम्स। अच्छा कल ही मैंने बताया था ना नन और नॉन, तो ये देखिए आ गया, दे आर नॉन मुस्लिम्स। अल्लाह वॉन्ट्स अस टू बी मुस्लिम्स, अल्लाह चाहता है हमसे मुसलमान होना। वॉन्ट माने चाहना, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हो सकता है आपको पता हो, इतना तो कॉमन वर्ड है, लेकिन नहीं पता तो आप लोग लिख ले इसको। वॉन्ट माने चाहना, इसी का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आता है वॉन्टेड, वांटेड। तो अल्लाह वॉन्ट्स, अल्लाह चाहता है, अस हमसे, टू बी मुस्लिम, मुसलमान होना ना। ये थोड़ा सा मुश्किल मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, जो इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन है, वो थोड़ा सा मुश्किल जैसा लग रहा होगा। असल में ऐसा होता, हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू दैट, मैं वो करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। लेकिन एक होता है आई वॉन्ट यू टू ड्रिंक वाटर, मैं चाहता हूँ कि तुम पानी पियो। तो ये वाला यहीं पे, अल्लाह वॉन्ट्स अस टू बी मुस्लिम, तो यहाँ पे टू हमेशा आता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह
ये स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा एक दिन में। जैसे आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, और आई वॉन्ट यू टू डू दिस, मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, है ना। तो अल्लाह वॉन्ट्स अस टू बी मुस्लिम्स, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम मुसलमान हों। अल्लाह इज़ प्लीज्ड विद द मुस्लिम्स। तो ये प्लीज़ जो वही वाला प्लीज़ है, कौन वाला प्लीज़, जो बराए मेहरबानी होता है ना, प्लीज़ जो हम बोलते हैं, प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो, प्लीज़ ऐसा, प्लीज़ वैसा। तो प्लीज़ मतलब जो होता है वो वाला जो प्लीज़ हम बोलते हैं, वो वर्ब नहीं होता है, वो फेल नहीं होता, ये फेल है, इसलिए ये वही है, बस ये थर्ड फॉर्म है। ये अल्लाह इज़ प्लीज्ड, अल्लाह खुश होता है। क्या ये थोड़ा पैसिव वॉइस है, फेले मजहूल, ये फेले मजहूल आपका आएगा, यानी पैसिव वॉइस आएगा कम से कम 1 महीने बाद। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में इतना दे दिया कि ये फेले मजहूल है। अल्लाह इज़ प्लीज्ड, अल्लाह खुश होता है विद द मुस्लिम्स, मुसलमानों से। दोज हु से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड डू गुड विल बी रिवॉर्डेड। दोज हु से, वो लोग जो कहते हैं, क्या मतलब हुआ, वो लोग जो कहते हैं या पढ़ते हैं। दोज वो लोग, हु जो, से कहते हैं, से माने कहना, तो आप लोग याद कर सकते हैं, से माने कहना, SAY। दोज हु से वो लोग जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड डू गुड। अब देखो, हाँ, डू गुड के ऊपर भी एक मुहावरा याद है, एक मुहावरा है ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो उसकी इंग्लिश आती है डू गुड एंड फॉरगेट। लिख देता हूँ, ये 2 मुहावरा आज हो गए, चलिए याद कर लीजिए ना, डू गुड एंड फॉरगेट। अच्छा, नेकी का दरिया में डाल का मतलब क्या हुआ, देखिए, यानी आप कोई काम करो और भूल जाओ, है ना, एहसान मत जताओ दूसरे को, नेकी करो, अल्लाह के लिए करो और फिर भूल जाओ उसको, यानी एहसान मत जताओ, ये मतलब हुआ ना उसका। तो डू गुड, तो इंग्लिश में कैसा होगा, डू गुड, अच्छा काम करो, एंड फॉरगेट, फॉरगेट माने भूल जाओ, तो अच्छा काम करो और भूल जाओ। तो ये 2 मुहावरे आप लोग याद कर लेना, डू गुड और वो लोग जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड डू गुड, अच्छा काम करते हैं, विल बी रिवॉर्डेड। वो जो रिवॉर्ड होता है, इनाम जिसको बोलते हैं, इनाम देना, वही है ये, बस ये थर्ड फॉर्म है। और ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस पहले मजहूल आएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। एंड डू गुड विल बी रिवॉर्डेड, उन्हें इनाम दिया जाएगा। दोज हु डिनाई, ये वर्ड अच्छे से याद रखना, डिने नहीं है, ये क्या है, डिनाई, और इसको भी लिख लेना, आप लोग लिख लीजिए अभी, DENY, डिनाई, इनकार करना, मना करना। रिवॉर्ड मैंने इनाम देना, ये सब लिखना है आपको। जी हो गया, दोज हु डिनाई। तो वही मैंने आपको कहा, देखिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप कैमरे पे दिखाओ कि लिखे कि नहीं लिखे, भाई आप लोग के ऊपर जोर ज़बरदस्ती से कुछ होगा नहीं, और जो है उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग खुद से लिखे। दोज हु डिनाई, वो लोग जो इनकार करते थे, दिस, इसका, किसका, इन तमाम चीज़ों का, विल बी पनिश्ड। तो पनिश ये भी फेले मजहूल है, यानी पैसिव वॉइस है, पनिश माने सज़ा देना, तो विल बी पनिश यानी उन्हें सज़ा दी जाएगी। चलिए, एक्टिविटी, कारकर्दगी, राइट T फॉर द ट्रू सेंटेंस एंड F फॉर द फॉल्स सेंटेंस। T राइट माने लिखो, इम्पेरेटिव जुमला हुक्मी है, T लिखो सही यानी सच सेंटेंस के लिए, F लिखो झूठ यानी गलत सेंटेंस के लिए। तो ये सब आपको करके आना है ना, आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अल्लाह मेड द फर्स्ट मैन, ट्रू, ठीक है। द फर्स्ट मैन मेड द फर्स्ट वुमन, फॉल्स। ऑल द पीपल ऑन अर्थ केम फ्रॉम एडम, रॉन्ग, फॉल्स है ना, ये एडम से नहीं है बल्कि बोथ द पेरेंट्स, यानी आदम और हवा दोनों से है। ऑल द पीपल ऑन अर्थ आर द सेम, फॉल्स, गलत है, सेम नहीं है, सब अलग अलग है। ऑल द पीपल ऑन अर्थ आर नॉट द सेम, सही है ना, सब सेम नहीं है ना, सब सेम नहीं है ना। फिल इन द मिसिंग वर्ड, गुमशुदा लफ्ज़ों को भरिए। अल्लाह वॉन्ट्स अस टू बी मुस्लिम्स, ये ऑलरेडी लिखे मैंने, देखो लिखा है कितनी घटिया राइटिंग में। अल्लाह इज प्लीज्ड विद द मुस्लिम्स। Those who do good will be rewarded. Those who do not believe in Allah and His messengers will be punished. चलिए इसको इतना ही रहने देते। कल यानी मंडे के दिन आप लोग को क्या देख के आना है, एंजल्स, ये पूरा देख के आना है, और आप लोग खुद पढ़ेंगे। अबुल कासिम जो है वो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ चुके हैं, और एक और कोई शख्स पढ़े थे, मुफीद साहब, हाँ वो पढ़े थे। उन दोनों के अलावा बाकी लोग को देख के आना है। मैं किसी का भी नाम लूँगा, आप लोग को पढ़ के आना है। जो आज का हुआ वो भी देखना है अच्छे से, और एंजल्स ये पूरा देख के आना है, इसका तर्जमा देख के आना है, खुद से आप लोग को पढ़ना है। जो गलत करेंगे वहाँ पे मैं सही करूँगा, ये एक ही देख के आना है, ठीक है। चलिए कब, मंडे के दिन देख के आना है। कल और परसों तो क्या होगा हमारा, आप लोग को पता है जो पहले से है,
कल और परसों इंग्लिश स्पोकन क्लास होगी हमारी, जिसमें हम बात करेंगे और टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। टेंसेस यानी सेंटेंस बनाते कैसे हैं। चलिए जी, ये कहाँ गई? पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों एक ही होता है क्या? क्या कहा आपने? अफर्मेटिव और पॉजिटिव, हाँ एक ही होता है जी। जी, रानी हफीज और कहाँ गई वो, क्या नाम था उनका? मुंजा, मुंजा ही है जी सर। जी। आप दोनों को समझ में आया? जी जी सर। आपका नाम, अच्छा मुजना, सॉरी मुजना नाम है आपका, मुजना। और कहाँ गई है हाफिज सर रानी? यहाँ पे नेटवर्क होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा था। सुनाई नहीं दे रहा था? अच्छा नहीं सर। अच्छा, नेटवर्क की, आपके इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी जी। ओह हो, तो क्या क्या कैसे करें फिर? तो आप थोड़ा तो जहाँ भी आप रहते हैं तो बेटर नेटवर्क जो हो सकता है दूसरे सिम में, या अगर वाईफाई की सुविधा है तो वहाँ पे जैसा भी देखें, ठीक है, कोशिश कीजिए। और इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगी वीडियो, ये भी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह ये भी पब्लिश होगी, तो इसको भी आप बाद में देख सकती हैं, ठीक है। और तो आपको समझ में आया ना मुजना खान? जी जी सर। ठीक है, समझ में आया ना? कितना समझ में आया? मोर देन 50%? लेसन में सुन रही थी ना, लेसन अच्छा। सुनते ही नेटवर्क चला गया। ओह हो, नेटवर्क प्रॉब्लम। क्लासेस का अटेंड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, समझ में आएगा। रानी हफीज़, आप आपको समझ में आया? जी सर। आया ना समझ में? जी। चलिए ठीक है, ठीक है। बाकी लोग से तो मैंने बात कर रखी, उन लोगों को भी समझ में आ रहा है, तो इसी तरह जुड़ते रहिए, इंशाल्लाह समझ में आएगा, इंग्लिश सीखेंगे आप लोग। बस शर्त ये कि जुड़ना है आप लोग को, और सिर्फ जुड़ना नहीं है, अगर यहीं पे किताब खोलते यहीं पे बंद करेंगे तो जो है आप लोग को बहुत कम फ़ायदा होगा। आप लोग को खुद से मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत आप लोग को करनी है, मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो अब अब उसकी तरफ चलते हैं, मटेरियल्स की तरफ। वो मैं पूछूंगा आप लोग से, ठीक है। मटेरियल्स आप लोग याद करके आते हैं कि नहीं? देखिए, दूसरे दिन का था, मुझे उम्मीद है आप लोग याद करके। रिब माने पसली है, ये सब है ना, याद करना, लीवर भूलना मत भाई। चलिए, तीसरा दिन है, वो भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ही है, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद करें। आम, आम माने बाजू। कल मैंने आप ही लोग को बताया था क्या आम और हैंड का डिफरेंस, या कोई और ग्रुप था उनको बताया था? नहीं, इसी ग्रुप में बताया। इसी ग्रुप में बताया था, ठीक है। तो बता दिया आम माने क्या, आम में और हैंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आम माने बाजू, अपर आर्म। अपर आर्म माने ऊपरी बाजू, अपर आर्म माने ऊपरी बाजू। ऊपरी बाजू किसको कहेंगे? जैसे ये वाला हिस्सा जो, जिसको बाइसेप्स भी कहते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। जो जिम करने वाले होते हैं वो जानते होंगे। बाइसेप्स पता है किसको बोलते हैं? ये जो ऐसे कुछ ऐसा निशान निकला रहता है ना, क्या कह रहे हैं? कोहनी के ऊपर। हाँ, कोहनी के ऊपर जो बॉडी बनी रहती है ना, उसको बाइसेप्स भी बोलते हैं असल में। देखो बाइसेप्स किसको बोलते हैं? बाइसेप्स होता है। और स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा, शेयर नहीं किया क्या मैंने? हाँ, शेयर है। आप असल में दोबारा कट करके दोबारा चालू कीजिए तो आपको दिखेगा। ये देखिए बाइसेप्स है, ये जो बॉडी बनाते हैं ना उसका होता है बाइसेप्स। इसी तरह ट्राइसेप्स भी होते हैं। चलिए, तो और एक फोर आर्म होता है, फोर आर्म। ये फोर आर्म पता है किसको बोलते हैं? निचला बाजू। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये देखिए, मैं कहाँ अपना बॉडी का हिस्सा आपको दिखाऊँ, ये सर्च करके दिखाता हूँ। फोर आर्म, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये फोर आर्म है। ये कोहनी से लेकर नीचे, कोहनी से कलाई तक, कलाई से कोहनी तक का जो हिस्सा है उसको फोर आर्म कहते हैं। ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ठीक है। चलिए, सब मैं ऐसे सर्च करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग को बता दिया, आप लोग सर्च कर लेना। एल्बो माने कोहनी, रिस्ट माने कलाई, हैंड माने हाथ, पाम, यहाँ पे एल साइलेंट, ठीक है। पाम माने हथेली, बैक ऑफ द हैंड यानी हाथ की पुष्ट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था यानी हथेली के ऊपर वाला हिस्सा। फिंगर माने उंगली, थंब माने अंगूठा, इंडेक्स, अब ये पांचों उंगली के नाम आपको बता रहे। इंडेक्स फिंगर,
शहादत की उंगली, मिडल फिंगर दरमियानी उंगली, रिंग फिंगर अंगूठी वाली उंगली यानी तीसरी उंगली, ठीक है, ये तीसरी वाली, लिटिल फिंगर छोटी उंगली, और थंब तो अंगूठा हो ही गया। नकल, नकल माने उंगलियों का जोड़, उंगलियों का जोड़, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये जो उभरी हुई हड्डी रहती है उसको नकल बोलते हैं। और हाथ को यानी उंगली चटखाने को क्या बोलते हैं? क्रैकिंग द नकल। उंगली चटखाने को, उंगली तोड़ने को जो चटखाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग द नकल। वाई आर यू क्रैकिंग द नकल? आप उंगली को क्यों ऐसा तोड़ रहे? तो क्रैकिंग द नकल उसको बोलते हैं, क्रैक। नेल माने नाखून, शोल्डर ब्लेड कंधे की हड्डी, आर्मपिट माने बगल, आर्मपिट माने बगल, फिस्ट माने मुट्ठी, ग्रिप माने गिरफ्त। ग्रिप माने होता है, ग्रिप पार्ट ऑफ द बॉडी है भी कि नहीं? ग्रिप मतलब किसको बोलते हैं? जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर लटके तो एक तो आप फिसल रहे हैं ना, अगर उसमें तेल लगा है या तेल भी नहीं भी लगा, एकदम चिकना लोहा है तो फिसल रहे, लेकिन एक खुरदुरा सा है ना, खुरदुरा सा, तो आप नहीं फिसल रहे, तो ग्रिप आपकी मजबूत है, तो आप कह सकते हैं ग्रिप मजबूत हो रही है, तो ग्रिप उसको बोलते हैं। हिप माने कुल्हा, थाई माने रान, लेग माने टांग, नी माने घुटना, नी कैप माने घुटने की हड्डी। तो ये आप लोग याद करके आना भाई, सब लोग जितने भी वर्ड्स है। चलिए ग्रामर की बुक देखते हैं। हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही के इस्तेमाल का कायदा आपने देख लिया, ठीक है। लफ्ज़ है, उसके बाद क्या है? जुमले की किस्म। आज आ जाएगा ये जुमले की किस्म। चलिए आज ही पढ़ लेते हैं इसको भी। देखिए लफ्ज़, द वर्ड, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच हैज सम सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। हुरूफ का वो मजमुआ जिसका कुछ माना हो लफ्ज़ कहलाता है, जैसे कार, पेन, बॉय, सिटी वगैरह। तो ये कार है, पेन है, बॉय, सिटी, ये क्या एक लफ्ज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन आप जब चूँकि इंग्लिश सीख रहे हैं एकदम बेसिक से, जब आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए ना। तो कार, पेन, बॉय, ये एक लफ्ज़ है। तो क्या करें, ये ऊपर लिखे ना, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी हुरूफ का मजमुआ। कलेक्शन माने मजमुआ, लेटर्स मतलब हुरूफ, लेटर जैसे ABCD, तो दो चार लेटर मिल गए, उसका एक मजमुआ। विच हैज़ सम सेंस, उसके कुछ एक सही मीनिंग भी हो, उसे एक वर्ड कहा जाता है। जैसे कार, पेन, बॉय, तो ये 3 लेटर मिलके एक वर्ड बना, 3 3 3 है ना, ये 4 हो गया। इन मिसालों में कार, कलम, लड़का, शहर वगैरह का एक मुतय्यन माना है, इसलिए ये लफ्ज़ कहलाते हैं। जबकि पीजियन, अब पीजियन भी क्या है? पीजियन ये जो है, ये भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। लेटर इसमें 3 लेटर है, पीजियन, और कलेक्शन है, पूरा जमा है, एक साथ है, लेकिन ये रैंडमली है, कई फमत्तफ़क़ है, कोई इसका उसूल नहीं है, कुछ भी जोड़ दिया तो ये कोई वर्ड नहीं, मुहमल वर्ड है ये, इसका पीजियन का कोई माना नहीं, ये इसलिए ये लफ्ज़ नहीं हो सकता। अब हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ हुरूफ से मिलकर बनता है, लफ्ज़ का एक माना भी होता है, लफ्ज़ में हुरूफ की एक तरतीब भी होती है, जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं। हुरूफ की तब्दील बदलने पर लफ्ज़ गलत हो जाते हैं, इसलिए लफ्ज़ लिखते वक्त स्पेलिंग का याद रखना बेहद ज़रूरी है। अब जुमला बता रहे हैं, अभी क्या बता रहे थे? वर्ड। वर्ड किसको कहते हैं? जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अब जुमला किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच हैज़ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जिसका कोई मुतय्यन माना जुमला कहलाता है। यानी अभी तो लेटर्स का मजमुआ था, अब अल्फाज यानी वर्ड्स। जैसे मिसाल ये है, शाहिद रीड्स अ बुक। अब शाहिद एक लफ्ज़ है, रीड एक लफ्ज़ है, बुक एक लफ्ज़ है, तीनों मिल के अब एक सेंटेंस बना। अल्फाज का वो मजमुआ जिसका कोई मुतय्यन माना जुमला कहलाता है। शाहिद रीड्स अ बुक, आई प्ले क्रिकेट। शाहिद एक किताब पढ़ता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। आई प्ले क्रिकेट। तो आई, तो प्ले एक बहुत सारे प्ले एक वर्ड है, क्रिकेट एक वर्ड है, दोनों मिलके क्या बना? एक सेंटेंस बना। इन दोनों जुमलों में से एक मुतय्यन माना मालूम हो रहा है, जैसे शाहिद किताब पढ़ता है और मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसलिए इन्हें जुमला कहा गया। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें बस इतनी सी बात कही गई कि लफ्ज़ किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना। ये लोगों को वैसे भी समझ होती है, और आप लोग चूँकि बच्चे तो है नहीं, बड़े हैं, तो आप लोग को ये पहले ही समझ हुई। अब जो आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से देखिए।
जुमले की किस्में, यानी 5 तरह के जुमले होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के जुमले होते हैं। तो ये 5 तरह के जुमले एक एक करके बता रहे, ध्यान से सुनिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड माने किस्म, सेंटेंस माने जुमला, जुमले की किस्में। अंग्रेजी में जुमले 5 किस्म के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब उसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तो कोरोना में सबने सीख लिया है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब कोई भी काम होने की खबर होना। जैसे आई एम रियाज, तो मैं रियाज होने की खबर दे रहा हूँ ना। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। तो मैं होने की खबर दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई एम नॉट अ गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो अब ना होने की खबर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अंग्रेजी में जुमले 5 किस्म के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला, मुस्बत में यानी हाँ, जिसमें हाँ पाया जाए। ये मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ, इसमें एक शख्स है, कोई उन्होंने मैसेज किया था मुझे, उनको उर्दू नहीं आती है ना, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप वैसे भी समझ जाए। तो अफर्मेटिव तो आप ये इंग्लिश तो पढ़ ही लेंगे, और मुस्बत जुमला यानी जिसमें हाँ होने की खबर हो। ऐसे जुमलों में सादे तौर पर किसी काम के होने की खबर मिलती है। जैसे यू फ्लाई अ काइट, रूबी कुक्स फूड। यू फ्लाई अ काइट, तुम एक पतंग उड़ाते हो, और रूबी खाना बनाती है। तो पतंग के उड़ाने के और खाना के बनाने की खबर मिल रही है। दूसरा आ जाइए, जुमले की दूसरी किस्म क्या है? नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। ऐसे जुमलों में किसी काम के न होने की खबर मिलती है। जैसे दे डू नॉट रन, ही डज नॉट रीड अ बुक। वो नहीं दौड़ते हैं और वो किताब नहीं पढ़ता है। तो वो दौड़ते नहीं है, वो किताब नहीं पढ़ता है, तो इसमें ना होने की खबर मिल रही है ना, तो ये नेगेटिव हुआ। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। कौन सा जुमला? सवालिया जुमला। सवालिया जुमला मतलब कोई सवाल, जैसे क्या आप मुसलमान हो, क्या आप आलिम हो, क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप सुबह उठते हो। अब पता ही होगा ना सवाल किसको कहते हैं, सवाल। तो सवालिया जुमला यानी सवालिया जुमला। ऐसे जुमलों में किसी काम या चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। जैसे डू यू नॉट प्ले, क्या आप खेलते नहीं हो। व्हाट डिड रजी ईट टुडे, रजी है कि राजी है? रजी है ना, रजी ने आज क्या खाया। चौथा जुमला क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्पेरेटिव। ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से पढ़िए। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें किसी काम के हुक्म दिया जाए। जैसे पानी लेकर आओ, खाना लेकर आओ, सो जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये काम करो, ये काम मत करो। ना भी हो तो भी, लेकिन हुक्म हो, उसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, है ना। कमांड के ऊपर भी एक मुहावरा याद आ गया, बता दूँ क्या? जैसे आपका हुक्म सलाखों पर, तो उसकी इंग्लिश आती है योर विश इज़ माई कमांड। लिख दूँ, याद करेंगे कि रहने दूँ? बताइए। लिख दो। लिख देता हूँ ना, ठीक है। देखिए, योर विश इज़ माई कमांड। तो असल में ये ना, असल में देखा जाए तो एकदम उल्टा तर्जमा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? योर विश यानी तुम्हारी ख्वाहिश मेरा हुक्म। ये तर्जमा तो ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में इसकी ये क्या है? तुम्हारा हुक्म सलाखों पर, यानी तुम्हारा हुक्म सलाखों पर का मतलब क्या हुआ? तुम हुक्म दो और मैं उसे खुशी खुशी कबूल करूँगा, यानी तुम जो कहोगे मैं बात मान लूँगा, ये मतलब हुआ ना। तो योर विश इज़ माई कमांड, ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी अच्छा, एक और याद आ रहा था लेकिन दिमाग से निकल गया। चलिए, 3 बहुत है आज। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला। ऐसे जुमले में किसी काम या चीज़ के बारे में हुक्म दिया जाए, नहीं गुजारिश की जाती है। गुजारिश भी कह लो उसे, वो भी लेकिन हुक्म ही हुआ ना। लेकिन बड़ों से हम गुजारिश करते हैं, बड़ों से भी तो हम कहते हैं ना, लेकिन एक तरह का हुक्म, लेकिन गुजारिश के फॉर्म में हुआ हो। जैसे बराए मेहरबानी मुझे छुट्टी दे दो, तो एक तरह का हुक्म ही हुआ, लेकिन गुजारिश के अंदाज में हुआ। जैसे कम हेयर, यहाँ पर आओ, प्लीज़ ब्रिंग वाटर, पानी लेकर आओ बराए मेहरबानी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी इस्तेजाबिया जुमला, यानी अचानक से कोई चीज़ हो या कोई ताज्जुब हो जाए, अरे कितना खूबसूरत है ये, ओ कितना बदसूरत है ये, ओ कितना बहादुर है ये, अरे कितना मजबूत है ये, कितना कमज़ोर है ये। तो ताज्जुब होता है ना। और तो ये सब सेंटेंस को क्या होता है? यानी जिसमें भी जज्बात का इजहार हो, अरे ऐसा, अरे वो जीत गए, अरे वो हार गए, तो ये सब में भी आएगा, ठीक है। यानी इस्तेजाबिया जुमला। ऐसे जुमले में ताज्जुब, जज्बात, शर्म, गुस्सा, खुशी और दिल की बातों का इजहार होता है। जैसा हाउ लेजी यू आर, कितने सुस्त हो तुम, है ना। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा? ये आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, ये जो साइन है, ये वाली साइन दिख रही है आपको, ये सिंबल, जी जी, ये इसका साइन है, ठीक है। ये मतलब एक्सक्लेमेशन का साइन है।
हर एक का साइन है यहाँ पे। देखिए अफर्मेटिव का साइन है क्या, ये छोटा सा डॉट जिसको फुल स्टॉप कहते हैं। नेगेटिव का भी सेम है। इंट्रोगेटिव का ये सवाल है, ये देखिए ये सवाल, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये सवाल इस तरह जो घूमा हुआ है, ये यहाँ पे सवाल। इम्पेरेटिव का भी वही है, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन का ये वाला है। तो ये आप ये भी याद रखना आप लोग को, ठीक है। और भी होते हैं इसमें, कोटेशन मार्क होता है, लेकिन फिलहाल ये 5 आप याद रखें। 5 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, और 5 के साइन भी याद रखें। ये आप लोग याद करके आना। जी हजरत वाला, बताइए आप लोग को कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। मोहम्मद अक़दस साहब, समझ में आ रहा है आपको? जी आ रहा है। चलिए, मुफीद आलम को तो अच्छे से समझ में आता है, अबुल कासिम साहब को आता है। फैजान पटेल भाई वो फैज़ान पटेल भाई क्या कह रहे हैं? बोले थे ना 9 से 10 कोई और क्लास कर रहा हूँ। 9 से 10 के अलावा कह रहे हैं वो? वो बोले थे ना कि 8 से 9 करना, 9 से 10 ना। हाँ, मैंने इनसे बात कर ली। नहीं, मैंने इनसे बात कर ली थी ना। ये थे, और समीर पता नहीं कौन है, समीर नहीं दिख रहे। समीरिया उनका यहाँ पे अलग नाम है, पता नहीं अच्छा आप ही का नाम है समीर? मेरा व्हाट्सएप पे वो समीर है, ऐसे मेरा रियल नेम अबुल कासिम। अच्छा, हाँ, तो आप दोनों से मैंने अलग से बात की थी। तो असल में वही आप लोग को दिक्कत बताया ना मैंने अपनी दिक्कत यही है कि 8 से 9 में कोई तैयारी नहीं हुआ, कोई नया बैच बना ही नहीं। तो नया बैच जब बना नहीं मेरा, तो फिर मैं 2-3 लोग को, अरे यार तुम, तो नया बैच जो मेरा स्टार्ट हो ही नहीं पाया, इसकी वजह से जो है। ठीक है, तो 3 महीने जो भी आपकी दिक्कत हो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, तो कुछ पाने के लिए थोड़ा सा कुछ खोना पड़ता है। इंशाल्लाह फ़ायदा बहुत होगा, इस बात की गारंटी है मेरी, इंशाल्लाह। जी, तो किसी का कोई सवाल कुछ तो पूछ सकते हैं, वरना फिर चलते हैं। आप लोग अलग से जो है इसको कम से कम 1 घंटा, मुझे पता है आप लोग सब बड़े लोग हैं, बड़े का मतलब उम्र में बड़े, सो एटलीस्ट 1 घंटा जो आप लोग दें इसको, एटलीस्ट 1 घंटा है, एटमोस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। अलग से जो बुक है वो पहले पढ़ के आए, कम बोलो, जो बुक है वो पढ़ के आए पहले से, जो आगे पढ़ा है उसको पहले से पढ़ के आए, जो पढ़ा चुका हूँ उसको देख ले एक बार, ठीक है। जो वर्ड्स मीनिंग है वो याद करें, लिखने के बताएं, नोटबुक हमेशा साथ में रखें, और जो नया वर्ड आता है उसको लिखे याद करें, ठीक है। ये सब करें आप। और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस जहाँ तक है तो वो फ़िलहाल तो अभी पहला महीना ही है, बल्कि पहला हफ्ता है। तो कल और परसों आपको पता चलेगा, बाकी लोग को तो पता है, 4-5-6 लोग को पहली बार पता चलेगा इंग्लिश स्पोकन क्लास कैसी होती है। उसमें बहुत फ़ायदा होगा। उसमें आप लोग कभी नागा नहीं करना, टाइम पे आना आप लोग को, और यही सब चीज़ें हैं। और थोड़ा सब्र रखना है और मेहनत करते रहना है। अगर कल क्या देखते हूँ, कल आप लोग अच्छा कल जो है, हाँ, तो आप लोगों को तो टेंसेस मैंने पढ़ा दिया था ना। तो जिन लोगों को पढ़ा दिया था अच्छे से देख कर आएँ, उन लोगों से पहले सवाल करूँगा, फिर बाकी जो नए लोग हैं उनको वापस समझाऊँगा मैं, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा दोबारा, ठीक है। और तो कल आप लोग ये टेंसेस जो पढ़ चुके वो देखें, जो लोग नहीं हैं वो ये आज वाला देख ले कल। और कल चूँकि एक अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो उसको आज बता के मतलब नहीं, कल ही उसको डायरेक्ट अच्छे से समझाऊँगा मैं। सिंपल टेंस जो पढ़ाया था भाई ना? जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए ठीक है, कल जुड़िए, याद करके आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।